जहां एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में इस हलचल के बीच में बांग्लादेश भारत को माला माल कर गया है। जानेंगे पिछले 5 महीने में किस तरीके से भारत को प्रॉफिट हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध प्राधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। शेख हसीना के अलावा 45 लोगों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के शीर्ष नेता भी शामिल हैं। इस प्राधिकरण को शेख हसीना ने ही बनाया था ताकि साल 1971 में पाकिस्तानी सेना के नरसंहार में मदद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब इसी प्राधिकरण का इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनुस की कार्यकारी सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करा दिया। शेख हसीना इस समय भारत में शरण लिए हुए है और अब बांग्लादेश की सरकार भारत से अवामी लीग के नेता को प्रत्यर्पित करने की मांग कर सकती है। शेख हसीना के छात्रों के आंदोलन के दौरान कथित रूप से मानवता के खिलाफ अपराध में कनेक्शन के आरोप में यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इस प्राधिकरण ने सरकार से कहा कि वह शेख हसीना और 45 अन्य लोगों को अरेस्ट करके 18 नवंबर तक पेश करे। जिन लोगों को अरेस्ट करने का आदेश मिला है उसमें शेख हसीना के कई मंत्री भी शामिल हैं। इस बीच बांग्लादेश में अवामी लीग समर्थक फांसीवादी न्यायाधीशों को हटाने की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के 12 न्यायाधीशों को न्यायिक गतिविधियों से बुधवार को निलंबित कर दिया। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार का विवादित आरक्षण प्रणाली के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद अगस्त में पतन हो गया था। हसीना 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर चली गई थी। अखबार द डेली स्टार की खबर के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश सैयद रफात अहमद ने यह फैसला तब लिया जब भेदभाव विरोधी आंदोलन में शामिल सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों ने बुधवार को उच्च न्यायालय परिसर को घेर लिया और अवामी लीग समर्थक फांसीवादी न्यायाधीशों को हटाने की मांग की। खबर में उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अजीज अहमद भुइयां के हवाले से कहा गया कि 12 न्यायाधीशों को पीठ आवंटित नहीं की जा सकती है, जिसका मतलब यह है कि उन्हें 20 अक्टूबर को अदालत में अवकाश समाप्त होने के बाद न्यायिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। समाचार पोर्टल bdnews24.com के खबर के अनुसार छात्रों ने उच्चतम न्यायालय परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए अवामी लीग से जुड़े उन न्यायाधीशों के इस्तीफे की मांग की है जो पार्टी लाइन पर चल रहे हैं। इन न्यायाधीशों को न्यायिक गतिविधियों से निलंबित किए जाने की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपना विरोध रविवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। खबर में भुइयां के हवाले से कहा गया कि ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि उक्त 12 न्यायाधीशों ने इस्तीफा नहीं दिया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली ढाका के अंतरिम सरकार बांग्लादेश को तालिबानी रास्ते पर ले जा रही है। शेख हसीना को हटाने के बाद आई अंतरिम सरकार अब बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी यादों को मिटाने के मिशन पर लग गई है। इसी कड़ी में शेख मुजीबुर रहमान नेतृत्व में देश के मुक्ति संग्राम से जुड़े 7 मार्च और 15 अगस्त के समारोह समेत 8 राष्ट्रीय दिवसों को रद्द करने का फैसला किया गया। 1971 की आजादी आंदोलन की भावना के खिलाफ इस फैसले की बांग्लादेश में ही आलोचना हो रही है। अवामी लीग ने अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज पर फैसले को लेकर कहा कि अवैध यूनुस सरकार रीसेट बटन दबाकर बांग्लादेश के जन्म के इतिहास से जुड़ी हर चीज को मिटा देना चाहती है। अवामी लीग ने फैसले को दुस्साहस बताया और कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की विचारधारा को बढ़ाने का व्यापक प्रयास का हिस्सा था। इसने अंतरिम सरकार पर ऐतिहासिक प्रतीकों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने का आरोप लगाया, जिसमें 5 अगस्त को बंगबंधु की मूर्तियों को तोड़ना भी शामिल है। अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की आजादी के इतिहास से जुड़े अन्य राष्ट्रीय दिवसों को भी निशाना बनाया। इसमें 17 मार्च को राष्ट्रपिता के जन्मदिन को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाए जाने को रद्द करना, 4 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने वाले फैसले को खत्म करना, शेख मुजीब नहीं जिन्ना का जन्मदिन। अवामी लीग ने फैसले की आलोचना करते हुए सरकार शेख मुजीब को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता नहीं देती है। इस
इसके बजाय अब वह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन मनाता है। अवामी लीग ने लोगों से यूनुस सरकार के अवैध कामों और राष्ट्रीय इतिहास को मिटाने के खिलाफ मुखर विरोध का आह्वान किया है। वहीं बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर अंतरिम सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता के रूप में मान्यता नहीं देती है। इस्लाम ने कहा कि हमारा इतिहास 1952 में शुरू नहीं हुआ, हमारे पास 1947 में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष है, फिर 1971, 1990, 2024 में हमारे पास कई फादर ऑफ नेशंस है। हमारी स्वतंत्रता उनके सामूहिक संघर्षों से आई है, इसलिए हम यहाँ पर हटा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश जिस तरीके से चल रहा है वैसे में लग रहा है कि ये अब एक ऐसा स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर स्थिरता जल्दी से आने वाली नहीं है। बांग्लादेश को कई मोर्चों पर समस्याएं झेलनी होगी और आपको बता दूं ये सब कुछ भारत के अगल बगल में हो रहा है और भारत के अगल बगल में जब समस्याएं रहेंगी तो भारत को उन समस्याओं को झेलने के लिए और हैंडल करने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इससे भारत को एक फायदा भी हो रहा है। वैसे तो बांग्लादेश में जो कुछ भी किया गया है वो ये सोचकर किया गया है कि भारत को अस्थिर किया जाए, भारत के लिए समस्याएं खड़ी की जाए, भारत को फिर अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ किया जाए। पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पिछले 5 महीने में भारत को यहाँ फायदा हो गया है। 5 महीने में जो व्यापार घाटा था भारत का, वो व्यापार घाटा कम हो गया है और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। लेकिन किसके द्वारा? तो सुनकर आपको एक बार को आश्चर्य होगा। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, इनको ज्यादा मात्रा में बेचा गया है। वैसे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट इस बार कम हो गया है और ये देखने को मिला है कि पिछले 5 महीनों में जो व्यापार घाटा है सितंबर महीने में $21 बिलियन का है, जो अब तक क्या होता था $30 बिलियन का हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बांग्लादेश के अंदर जो बदलाव हो रहा है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। एकदम से शार्प ट्रेंड देखने को मिला कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया गया, 17% तक भारत से बढ़ गया है सितंबर महीने में और गारमेंट्स के ऑर्डर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी तुलना में अगर लास्ट 2 ईयर की बात करें तो 2 साल की तुलना में इस साल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। भारत का जो चीफ एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जिस तरीके से समस्याएं खड़ी हुई है, इस समस्या के बाद एक चैलेंज आ गया है और इस चैलेंज के बाद भारत के लिए एक जगह भी बनी हुई है, जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट इन देशों को बढ़ रहा है। हालांकि इन्होंने कहा कि ये एक्सपोर्ट और भी ज्यादा, जो व्यापार घाटा है वो व्यापार घाटा और भी ज्यादा कम होता अगर ये लाल सागर वाले कांड नहीं होते। तो लाल सागर में जिस तरीके से हूती विद्रोहियों ने आतंक मचा रखा है, जिसकी वजह से दूर का रास्ता तय करना पड़ता है, अगर ये चीज नहीं होती तो फिर भारत को बहुत ज्यादा यहाँ फायदा होता। हालांकि ये बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसका पॉजिटिव साइड भारत के लिए यही हो रहा है, लेकिन भारत को बांग्लादेश के मामले में बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी कई चीजें देखने को मिलेंगी। इसलिए देखने को मिलेंगी क्योंकि बार बार बांग्लादेश के पीएम रोहिंग्याओं की समस्या भी उठा रहे हैं और भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर कहीं एक बड़ा रास्ता ना बन जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।